Hey everyone, welcome to the learner's house. So in this video, we will start continuity correction. This is a very important concept from exam point of view जिस पर अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा. It's just कि ये आपको यूज़ करना है जब आप CLT के क्वेश्चंस करोगे और अगर यूज़ नहीं करते हो, जनरली स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस, सो 0.5 मार्क्स कट सकता है आपका. अब continuity correction क्या कंसेप्ट है इसको समझते हैं. लेट्स से दैट x एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल सपोज 528, 0.1. ठीक है. अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे ये निकाल के दो, सो पहली बात तो ये वैल्यू आपको टेबल में नहीं मिलेगी. दूसरी बात, अगर आप इसको मैनुअली एक एक प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करते हो तो आपको 30 टाइम्स ये काम करना पड़ेगा. इस प्रॉब्लम के बारे में हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की पहली वीडियो में भी पढ़ा है. ठीक है. सो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं. अप्रॉक्सीमेट किस में कर देते हैं? नॉर्मल में. यानी कि जो x रैंडम वेरिएबल है, अभी लास्ट वीडियो तक हमने सिर्फ समीशन xi एंड x बार का ही डिस्ट्रीब्यूशन देखा है. ठीक है. पर इस वाली वीडियो में हमें इस x का, ये जो x है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि जो x है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली फॉलो करेगा नॉर्मल. अब मीन, नॉर्मल के लिए पहला पैरामीटर मीन होता है, तो आप इसका मीन निकालोगे n और को p से मल्टीप्लाई करके तो आएगा 52.8. और जब आप इसका वेरिएंस निकालोगे, सो व्हाट यू विल डू, आप इसको ऐसे करोगे n p q. ठीक है. n p q ये मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 528 को 9 से करेंगे, सो दिस विल बी 47.52. यहाँ पर आ जाएगा 47.52. तो अब देखो आपने क्या करा, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को नॉर्मल में अप्रॉक्सीमेट कर दिया. नाउ आई एम सेइंग कि इसमें एक गलती है. ठीक है, आपने कर दिया. ठीक है. अब आप इसका क्वेश्चन भी कर लोगे. जैसे आपको अगर ये निकालना है x <= 30, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे बनाओगे, z में बनाओगे और 30 में क्या लिखोगे, 30 - 52.8 डिवाइडेड बाय रूट 47.52. दैट्स करेक्ट. ठीक है, दैट्स करेक्ट. पर अब सोचो कि इसमें गलती क्या है. सो गलती इसमें ये है कि आपने x रैंडम वेरिएबल को अप्रॉक्सीमेट तो कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इन दोनों में थोड़ा फर्क है. फर्क क्या है, ये बाइनोमियल है, ये नॉर्मल है. अब दोनों ही अलग कैटेगरी से आते हैं. बाइनोमियल हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और नॉर्मल हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. सो व्हाट यू हैव जस्ट डन इज कि आपने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया, और वो भी किस में, कॉन्टिन्यूअस में. विच इज, मतलब अगर आप सोचो प्रैक्टिकली तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में बहुत फर्क होता है. डिस्क्रीट में यू हैव पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटीज एंड कॉन्टिन्यूअस में यू डोंट हैव दैट. सो अगर बाइनोमियल हो, पॉइजन हो, तो उसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो अब जैसे मान लो ये है, डिस्क्रीट है. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, सो ये डिस्क्रीट है, तो मीन्स आप प्रोबेबिलिटी x = 30, x = 40 ये आप यहाँ निकाल सकते हो. यहाँ निकाल सकते हो आप, लेकिन क्या आप यहाँ निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते. सो दिस इज द रीजन वी यूज कंटिन्यूटी करेक्शन. ये होता है. ठीक है, मतलब दैट्स फाइन कि आप पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट में निकाल सकते हो, पर अगर आप इसको नॉर्मल में निकालोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ये बात हमें पता है. तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटीज को नहीं देख सकते. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का यूज करते हैं. यानी कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करता क्या है, इंटीजर वैल्यूज को, ये जो भी हम इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, इनको क्या कॉरेस्पॉन्ड कराता है, इनको एक इंटरवल में, वो उनको एक इंटरवल में लेके आता है नियरेस्ट इंटीजर के. जैसे कि अगर आपको बाइनोमियल में इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, आप सीधा निकाल लोगे. आप नॉर्मल में अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आप ये निकाल ही नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि इट इज अ पॉइंट अगेन. सो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, व्हाट वी डू इज कि हम इसको इंटरवल में ब्रेक करते हैं. इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी करेक्शन. ठीक है, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन थिंग. सो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन हम ऐसे यूज करते हैं. अब अगर मान लो 40, आपको x = 40 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो नॉर्मल में तो आप इसको नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे इंटरवल में. अब 40 के अराउंड इंटरवल क्या बनेगा, अगर मैं बोलूँ दिस इज 40, सो आप देखोगे कि यहाँ पर इंटरवल बन सकता है दिस इज 39.5 एंड दिस इज 40.5. तो हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि जो हमारा x है वो किस किस के बीच में है,
40.5 39.5 से 40.5 के बीच में. सो दिस इज द थिंग वी डू जस्ट इसीलिए कि हमारा जो है कंसेप्ट रॉन्ग ना हो. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन ये कंसेप्ट होता है जिसमें हम थोड़े से चेंजेस करते हैं. अगर आपको 40 की निकालनी है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करके निकालोगे. ठीक है, अगर आपको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है. क्यों करते हैं? क्योंकि डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में जाते हैं. अब अगर आप थोड़ा सोचो तो ये काम आप बचपन में भी करते थे. बचपन इन द सेंस जब आप 10th 9th में थे तो वहां पर क्या होता था, हमें अगर आपको याद हो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में ऐसे इंटरवल्स दे रखे होते थे. 40 से 44 में ये वैल्यू है, 45 से 49 में ये वैल्यू है, 50 से 54 में ये वैल्यू है. आप इसको कॉन्टिन्यूस बनाते थे 0.5 ऐड करके, 0.5 सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते थे, इसको कॉन्टिन्यूस बनाते थे. तो ये थोड़ा सा वैसा ही कंसेप्ट है. ठीक है, वहां पर हमें नहीं बताई जाती ये सब चीज़ें क्योंकि नहीं समझ आती. ठीक है, सो उसके पीछे की हिस्ट्री हम यहाँ पर समझते हैं. ठीक है, सो आई होप ये समझ आया होगा. अब कॉन्टिन्यूटी करेक्शन मैं बताती हूँ कि कैसे लगाना है. सो लेट्स से कि आपको x इक्वल्स टू 4 निकालना है. ठीक है, लेट्स से आपको x इक्वल्स टू 4 निकालना है. सो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि ये जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जाए, 3.5 से 4.5 तक जाए. अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 कि वो वैल्यू 15 से कैसी हो, बड़ी हो, तो आप यहाँ पर निकालोगे प्रोबेबिलिटी x 15.5 से बड़ी. ठीक है, ये जस्ट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के रूल्स हैं. अगर 15 या 15 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम निकालेंगे 14.5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स से कि आपको x लेस देन 8 निकालना है. तो अगर आपको लेस देन 8 या फिर लेस देन इक्वल टू 8 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5 माइनस कर देंगे, 7.5 तक निकालेंगे. और हम अगर यहाँ पर इक्वल टू लिखा है तो हम इक्वल टू हटा देंगे और 8.5 लगा देंगे. ठीक है, सो दिस इज द होल कंसेप्ट CLT का, जिसमें बस अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हम CLT क्यों यूज़ कर रहे हैं ये सब, तो आप चाहो तो आप उसके पीछे का रीज़न छोड़ भी सकते हो. बट आई थिंक कि उतना ठीक से समझाया है कि ये समझ आ जाएगा. थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, सो यू कैन स्टार्ट द वीडियो अगेन एंड वॉच इट, समझ आ जाएगा. ऑल्सो अब हम इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन से भी हमारे कंसेप्ट्स क्या हो जाते हैं, थोड़े क्लियर हो जाते हैं. सो लेट्स डू अ क्वेश्चन क्विकली. सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम कोर रीडिंग पेज नंबर 19, जिसमें बोला है कि इन अ सर्टन लार्ज पॉपुलेशन 45% ऑफ पीपल हैव ब्लड ग्रुप A. मतलब कि 45% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, A है. ठीक है, और कितने लोगों में से, मतलब 45% किसका, आप पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, आप क्लास के कुछ 20 बच्चों की बात कर रहे हो, सो ये आपको बताना पड़ेगा. तो कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट 300 इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो 300 टोटल लोग हैं जिसमें से हमने देखा कि 45% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है. ठीक है, और हमें क्या करना है, कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 115 ऑफ द सैंपल हैव ब्लड ग्रुप A. यानी कि इस सैंपल के 15 से ज़्यादा लोगों का ब्लड ग्रुप A हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. सो हमें ये निकालना है. एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं. कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 115 ऑफ द सैंपल हैव ब्लड ग्रुप A. सो हम अपना x रैंडम वेरिएबल यहाँ पर जो है डिफाइन कर सकते हैं, जो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग ब्लड ग्रुप A. मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी. सो ये हमारा x रैंडम वेरिएबल हो गया, जो कि क्या फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल गया होगा, ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 300 and 300 है और प्रोबेबिलिटी है 0.45. ठीक है, सो ये हमें पता चल गया. अब x का हम अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे विच इज नॉर्मल. अब आप मीन निकालोगे, 300 को 0.45 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आ जाएगा आपका 135 NP करेंगे. और अब हम वेरिएंस भी निकालेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 74.25. दिस विल बी 74.25. ठीक है, ये हमारा x हो गया जो नॉर्मल फॉलो कर रहा है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फटाफट से निकाल लेते हैं. सो x इससे बड़ा होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं.
x माइनस 135 अपॉन में रूट 74.25। ये मैंने इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज कर दिया और अब इसको भी स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं। नाउ दिस होल थिंग विल बिकम z। सो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन, अब 115 को आप 135 से माइनस करोगे आपका आएगा -20। व्हेन यू विल डिवाइड दिस ये हो जाएगा आपका -2.263 -2.263। सो अब हम इसको अगेन माइनस से पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, साइन भी चेंज करेंगे तो हमें लेस देन में मिल ही जाएगा और हमें पता है कि टेबल यूज करनी है तो वो चाहिए ही लेस देन में। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.988 फ्रॉम दी एक्चुरियल टेबल्स। तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज निकालनी आती है ना तो यू कैन डू एवरी क्वेश्चन ऑफ CLT, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है, जो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा वो कंसेप्ट भी। सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है कंसिडर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16, यानी कि कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 16 वैल्यूज है, और बोला क्या है रैंडम सैंपल है एक, अच्छा उसमें साइज 16 है और वो सारी वैल्यूज कहाँ से ली गई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ली गई है, मीन जिसका 25 है और वेरिएंस जिसका सिग्मा स्क्वायर है, यानी कि xi फॉलोज नॉर्मल विद मीन 25 कॉमा वेरिएंस 4, ठीक है। तो सैंपल मीन को हमने डिनोट किया x बार से एंड वी आर टोल्ड कि स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। तो सबसे पहले स्टेट कर लेंगे बाय CLT, एग्जाम में ही आता है क्वेश्चन, स्टेट करने का तो पूछ ही लेते हैं, बाय CLT हम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है आप CLT को डिफाइन भी कर सकते हो, अगर सिर्फ इतना पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 25 x बार है ना तो 25 यहाँ पर म्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर बाय n, ठीक है। सो दिस विल बी दी आंसर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर ना एक चीज और है कि आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ये जो x रैंडम वेरिएबल की जो x की वैल्यूज है ये खुद भी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है, तो इसीलिए दिस विल बी दी एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाओगे। सो नेक्स्ट पार्ट में इसका इस C के आगे हमें बोला है कि कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी दैट x बार एज्यूम्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 26, यानी कि जो x बार है ना इसकी वैल्यू 26 से बड़ी है, हमें ये निकालना है। तो 26 ये फॉलो करता है तो हम x बार को किस में बनाएंगे, z में। कैसे बनाएंगे, x बार को मीन से माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/4, रूट करोगे 1/2 ग्रेटर देन 26 माइनस 25 अपॉन 1/2। अब ये जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, दिस होल विल बिकम योर z, तो इसको आप बोल सकते हो z ग्रेटर देन 26 माइनस 25 करोगे 1 अपॉन में 1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1/2। अब हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2। अब ये वो प्रोबेबिलिटी है z की जो 2 से बड़ी है, ठीक है। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि हमें 2 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। सो 2 तक की प्रोबेबिलिटी जब आप स्टैंडर्ड टेबल से देखोगे एक्चुरियल टेबल से तो ये हो जाएगी 0.97725, ठीक है 25, और इसको माइनस करके आ जाएगा हमारा आंसर 0.02275। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने CLT पढ़ लिया जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का कंसेप्ट समझ लिया। सो दिस फिनिशेज अवर चैप्टर CLT में कोर रीडिंग में हमें थोड़ा सा पोर्शन और दिखेगा विच इज़ अ पार्ट ऑफ R एंड नोट ऑफ थ्योरी। सो यू कैन डू दैट इन R, जब हम R की वीडियोज़ करेंगे तो वो भी हम लेके आएंगे। उसके बाद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट next chapter which is point estimation. So thank you very much.